अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में उज़ैर बलोच की GIT का मामला भी ज़ेर बहस आया और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अली ज़ैदी की भरपूर हिमायत करते हुए काबीना को ये डायरेक्शंस दी हैं कि अली ज़ैदी का भरपूर साथ दिया जाए। काबीना इजलास में शेख रशीद की जानिब से SOPs के तहत होटल्स खोलने का मुतालिबा भी किया गया, लेकिन इलेक्ट्रिक के अहम मामले पर काबीना कोई फैसला नहीं कर सकी। वफाकी काबीना में असद उमर और अमीनुल हक ने सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने की मुखालिफत की और कहा कि कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही है, कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर जुमेरात को फिर से इजलास तलब कर लिया है। कराची में शदीद गर्मी के मौसम में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग 15 घंटों तक पहुँच चुकी है, जबकि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली का तातुल 3 से 6 घंटों तक पहुँच गया है। शाहराए नूरजहां समेत औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, मवाज गोड, गड्डाब समेत शहर के दीगर इलाकों में बिजली की तवील बंदिश की जा रही है, जबकि बिन कासिम पावर प्लांट में तकनीकी खराबी को जवाज बनाकर 130 मेगावाट बिजली की कमी पर इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग में मजीद इजाफा कर दिया। हफ्ते के रोज इमरान इस्माइल और असद उमर ने यह ऐलान किया था कि कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, जबकि पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुकूमत इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने भी कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर धरना दिया, जो कि बाद में असद उमर, उमर अयूब और शफकत महमूद की यकीन दहानी पर ख़त्म कर दिया गया। दूसरी तरफ अपोजिशन अब हुकूमत के खिलाफ करप्शन का बयानिया लेकर सामने आ रही है, लेकिन इस बयानिए में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बढ़ते हुए स्कैंडल से यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के एहतसाब और जो करप्शन का बयानिया है इसको अवामी सतह पर ठेस ज़रूर पहुंच रही है। और इस वक्त नैब में तहरीक इंसाफ हुकूमत में शामिल मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ मुतादिद केसेस चल रहे हैं, जिनमें मालम जब्बार राजी केस है, BRT केस है, बिलियन ट्री मंसूबे में बेज़ाब्तगियों का केस चल रहा है, वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात हो रही हैं, हज की इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात हैं, हुकूमती इत्तेहादी खुसरो बख्तियार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस है, अलीम खान के खिलाफ गैर कानूनी तजावुज़ात का केस, अद्वियात स्कैंडल में डॉक्टर जफर मिर्जा और आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरीज भी जारी हैं। जबकि गुज़श्ता हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कमीशन वसूल करने का इल्ज़ाम सामने आने वाली मुबैना ऑडियो के मामले पर उन्हें उनके ओहदे से हटाया जा चुका है। जबकि आज नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने नौरोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबे के फंड्स रोकने के इल्ज़ाम में वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की दरख्वास्त नैब में दायर कर दी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि फ़ंड्स रोकना तो करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आता है। तो ये ज़रा एहसन इकबाल साहब को सोच समझ कर इस पर ये जो है ना ये स्टेप उठाना चाहिए था। जबकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वफाकी काबीना में जल्द रद्दो बदल भी हो सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने टीम की परफॉर्मेंस पर कोई समझौता ना करने का फैसला भी कर दिया है और अपनी टीम पर यह वाज़े कर दिया है कि अब ब्रीफिंग नहीं बल्कि अब टीम की कारकर्दगी देखूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बार बार तब्दीली से इदारे परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ही कहते हैं कि PIA के 10 सालों में 11 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील किए गए, PIA फिर कैसे बेहतर हो सकता है। इन सब मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बला इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने वक्त दिया, आप मेरे साथ ही रहें। मेरे साथ किरण खान है कराची से नुमाइंदा। ज़रा मैं उनसे सिर्फ ये पूछ लूँ कि लोड शेडिंग कितनी हो रही है, ताकि ज़रा फिर इस पर बात कर सकें, हमें ग्राउंड रियलिटी का पता चल जाए कि लोग कितना तंग हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक की वजह से। किरण, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ज़रा मुझे ये बता दें कि कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, कौन कौन से इलाके हैं, और उससे बढ़कर फिर जो बिजली है नहीं लेकिन ओवर बिलिंग हो रही है वहाँ पर, जो सबसे बड़ा जुल्म है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है शाजिया। तकरीबन इस वक्त जो कराची की तलब है वो 3600 के करीब है, 3600 तलब है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो शॉर्टफॉल है वो 700 से 800 मेगावाट का इस वक्त शॉर्टफॉल बताया जा रहा है। कराची का इलाका औरंगी टाउन, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरिया, कायदाबाद और इसके अलावा सरजानी टाउन वगैरह जो इलाके हैं, यहाँ पर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, ये 6 से 8 घंटे भी उसके बाद हैं जब गवर्नर सिंध और असद उमर कराची आते हैं। कराची में एक हाई लेवल मीटिंग होती है, वहाँ उसके बाद जो है एक बाकायदा ऐलान किया जाता है कि पीर के रोज़ से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन उसके साथ ये नहीं बताया जाता कि अब गैर एलानिया तो नहीं होगी, लेकिन जो एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी उसका दौरानिया बढ़ जाएगा। कभी वो फॉल्ट
प्लांट्स के नाम पे होती है, कभी वो लोड मैनेजमेंट के नाम पर हो रही है, कभी वो मैनेजमेंट के नाम पर जो है बिजलियां बंद कर देते हैं इलाकों की। तकरीबन 6 से 8 घंटे रोजाना की ये लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। ओवर बिलिंग के बारे में जरा बताएं कि ओवर बिलिंग बिजली लोगों को मिल नहीं रही है, बिल कितने कितने लोगों को आ रहे हैं कि पंखा एक उनका चल नहीं रहा, लेकिन हजारों के बिल उन लोगों को भरना पड़े। और गवर्नर सिंध की जानिब से भी नेपरा को खत लिखा गया इस हवाले से। बिल्कुल, ओवर बिलिंग की शिकायत भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर एक घर के अंदर 1-1 लाख रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। इस वक्त फ़ी यूनिट अगर हम देखें तो 18 से 23 रुपए हैं, जो आगे जाके कहा भी जा रहा है कि 3 रुपए तक वो यूनिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब लोगों के घर में बिजली ना हो और उनके पास हज़ारों और लाखों रुपए के अगर बिल आएंगे तो आवाम कहाँ जाकर जो है अपनी फरियाद करेगी। यही वजह थी, काफ़ी ज़्यादा शिकायत आई थी, तो गवर्नर सिंध ने आज नेपरा को जो है ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि ये जो बिजली का बिल है वो यहाँ के शहरियों के लिए एक डरौना ख्वाब बन गया है। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का इन शिकायत पर ऑडिट कराया जाए और अगर ये सही है शिकायत तो जो लोगों के एक्स्ट्रा पैसे लगे वो उन्हें वापस किया जाए। बहुत शुक्रिया किरण खान, आप सारे मामला पर शिबली फराज साहब से मुझे जवाब लेना है। मुझे छोटी सी ब्रेक का बोला जा रहा है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। शिबली फराज साहब मेरे साथ हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच शिबली फराज साहब। कराची का मसला, लोड शेडिंग का मसला इस हद तक बढ़ गया है कि लोग बेचारे एक तो कोरोना की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से ऑलरेडी परेशान हैं, फिर शिबली फराज साहब ओवर बिलिंग की वजह से लोगों की कमर टूट गई है। कैबिनेट के इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका इस हवाले से, कोई स्ट्रैटेजी कुछ बनाई गई आज? सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आपने कम से कम 15 मिनट लगाए अपनी जो आपने जो हम पे फर्द जुर्म आयद की जो कि मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप अच्छे और बुरे में तमीज़ ख़त्म कर देते हैं। और ऐसे दौरे हुकूमतों के साथ जिसमें कि लूट मार के अलावा ये जो आज आप मुल्क की जो सारे मसाइल आप बता रही हैं, ये किसका शाखसाना है? ये उसी दौर का शाखसाना है जिसके कि अवाम प्राइस पे कर रहे हैं। या जिस ज़माने में आप देखते थे कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ, जो कि एक नाअहल और करप्ट लोग थे, उनकी गन की सफाई हम कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान एक पेरिस था और हम आज आके उसको हमने सोमालिया बना दिया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए चीजों को साहब, अगर आपने मेरा इंट्रो सुना हो जो एहसन इकबाल साहब ने रेफरेंस दायर किया है, तो मैंने ये वाजे किया है कि एहसन इकबाल साहब को ये सोच लेना चाहिए कि फंड्स ना देना करप्शन के जुमरे में नहीं आता। आपने इंट्रो में शायद ये मेरी बात नहीं सुनी। वो अगर रेफरेंस दायर कर रहे हैं ना, मैंने ये क्लियर किया है उनको। वो तो मेरा ख्याल है वो उनका कुछ मसला हो गया है, उनको बात समझ में नहीं आती है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी हुकूमत है जो कि आके उस पिछले हुए बिगाड़ को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। ये अगर आप बिजली का सेक्टर ले लें तो इसमें हमने यही हमेशा कहा है कि पिछली हुकूमतों ने, चूंकि प्रोजेक्ट्स जो होते थे वो बहुत जल्दी बन जाते थे जनरेशन पे तवज्जो दी, इसलिए क्योंकि वो 1 साल 2 साल में प्रोजेक्ट्स बन भी जाते थे। न तवज्जो दी गई ट्रांसमिशन पे, न तवज्जो दी गई डिस्ट्रीब्यूशन पे, न तवज्जो दी गई उस पे जो एक इंस्टीट्यूशनल जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है नेपरा, उस पे तवज्जो नहीं दी गई। तो ये सारा उन चीज़ों का शाखसाना है जिसको कि हम दुरुस्त कर रहे हैं। ये एक पूरा मुल्क है जो कि मसाइल से भरा हुआ है, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने कोई काम ही नहीं किया। अब हम जिस तरफ भी हाथ डालते हैं वहां पे मसाइल का एक अंबार लगा होता है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि बड़े ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना होगा कि यस मसाइल हैं। मुझे कराची के अवाम के साथ पूरी हमदर्दी है, बिकॉज इस गर्मी में बिजली के बगैर होना बड़ा मुश्किल है उसके। लेकिन अब देखिए, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि एक बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, लैक ऑफ क्या कहते हैं उसकी प्लानिंग की वजह से, जो कि उसमें कराची इलेक्ट्रिक आपको पता है कि एक मुख्तलिफ प्राइवेट इदारा है, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं। नहीं,
कराची इलेक्ट्रिक में शॉर्टफॉल है, कराची में जो सप्लाई है वो इंटरप्टेड है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स पैदा खराब है, सिस्टम ज्यादा बोझ बर्दाश्त कर सकता है, इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात उमर यूसुफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें अच्छा और एक और चीज आती है, एक फैक्टर है कि देखें बदकिस्मती से ये जो हमारा सर्कुलर डेट है ये क्यों बना है। एक तो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस सर्कुलर डेट में के बढ़ने में। होता क्या है कि बाज़ इलाके हैं, अब देखें आपके कराची में तकरीबन 19% जो है जो कंजप्शन होती है वो इंडस्ट्रियल एरिया की होती है, और इसी तरह जो अपने जो प्राइवेट सारिफीन है कमर्शियल के अलावा वो तकरीबन 48 से 49% हैं। अब हो रहा क्या है कि कुछ इलाके हाई लॉस इलाके हैं जिसमें कि शायद ये मेरा अंदाजा है कि कुछ इलाकों में जहाँ पे के लोग बिल नहीं अदा करते या अदा नहीं कर सके, जिस वजह से भी उसकी वजह से शायद एक स्केड्यूल्ड लोड शेडिंग है। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हुए हैं, कुछ पहले शुरू में फर्नेस ऑयल की फराहमी के इश्यूज थे, तो ये एक ऐसी बात है जिसको कि होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस है किसी और कंपनी को भी तो आगे लाया जा सकता है। देखें ये तो पिछली हुकूमत से पूछना चाहिए कि जब ये कोई जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी और जिसको में ये अबराज ग्रुप का इसका जिक्र करते हैं, इसमें शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ चल रहा था सिलसिला, लेकिन पिछली हुकूमतों ने उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। देखें ये एक ऐसा इशू है जो पावर सेक्टर है आपका, इसमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए बेइंतहा, यानी यही तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन के जो काम है वो नहीं, जो काम वो लोग नहीं कर सके, वो यही तो एक्सपेक्टेशन है कि वो काम आप लोग करें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन काश ऐसा होता कि हमारे पास एक ऐसी जादू की छड़ी होती जिसे कि हम 20 महीनों में इस पूरे मुल्क को ठीक कर देते। ये हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है, लेकिन जो मसाइल हैं वो इतने बड़े हैं, इतने गंभीर हैं, यही तो इसलिए हम कहते हैं, आप कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों का जिक्र ना करें। हम इसलिए करते हैं कि हमें एक ऐसी चीज मिली, अब कोई भी सेक्टर ले लें, ये तो पावर सेक्टर तो चूंकि एक बड़ी बुनियादी चीज है जिसकी की फराहमी बहुत ही अहम है, लेकिन जिस जगह पे भी आप जाएं इंस्टीट्यूशनल डीके है, लोगों को गलत मायदे हुए हैं, बिजली के मायदे गलत हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक ऐसा वो गुंजल बन जाता है। हम कह रहे हैं ना कि इन चीजों को करने की जरूरत है। शिबली फराज साहब, ईसीसी ने इंपोर्टेड गैस की मद में जो 73 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की तजवीज दी थी, आज कैबिनेट ने उसे मौखर तो कर दिया, रिजेक्ट नहीं किया, उसको मौखर कर दिया। नेक्स्ट मीटिंग में इस पर बात होगी, तो इसका मतलब ये है कि इसको डिले किया, अगली मीटिंग में बात होगी, निकलवाने जरूर हैं 73 अरब रुपए। देखिए मैं आपको बताऊं, देखें चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखें, मैं आपको समझाता हूं। हुआ ये है कि जो कराची के सारिफीन हैं उनको पाकिस्तान के सारिफीन की निस्बत बिजली सस्ती मिल रही है। 1 रुपए 80 पैसे, 1 रुपए 90 पैसे, 2 रुपए पाकिस्तान के बाकी इलाके ज्यादा पे कर रहे हैं, कराची में जो अवाम थे वो कम पे कर रहे थे। ये जो प्रपोजल आया है ये उन टैरिफ को इक्वलाइज करने का है, यानी कि वही बिजली का रेट जो कि पेशावर में होगा वही रेट कराची में भी होना चाहिए। ये एक चीज है जिसमें कि पाकिस्तान में आपने एक है ना, एक ही मुल्क है, आपको पेट्रोल अगर मिलता है कराची में तो पेशावर में भी उसी तरह का मिलता है, उसी रेट पे मिलता है, क्योंकि आपने ये बराबरी लानी होती है, एक एवरेज आउट करना होता है। वरना कराची वाले कहते हैं हमें सस्ती बिजली का क्या फायदा, न मिलती नहीं, नंबर 2 ओवर बिलिंग के साथ हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, के इलेक्ट्रिक जो है वो जान खाने को आ जाता है। नहीं ये सस्ती महंगी की बात नहीं है, ये तो जो आज मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो आपने कहा है कि आज कैबिनेट में ये बात हुई और इसको मौखर किया गया। फैसला ये नहीं था कराची के अवाम के लिए ज्यादा बिजली महंगी कर दी जाए, फैसला इस पे होना है कि हम पाकिस्तान की जो बिजली के जो रेट्स हैं उनको हार्मोनाइज किया जाए। वो ये नहीं हो कि वहाँ के लोग जो है तो कम बिल दे रहे हो और उसमें फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, लोगों की कॉस्ट होती है। जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब के वो भी कंप्लेन करते हैं कि जी हमें जो है तो महंगी बिजली मिलती है और हम compete नहीं कर सकते हैं कराची के साथ। तो वैसे भी बनता यही है कि एक मुल्क है उसका एक रेट होना चाहिए जिस तरह और चीजों का है। तो ये इश्यूज जो है जाहिर है जब मतलब 73 अरब का बोझ पड़ेगा हम लोगों को। देखें इक्वलाइज होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि रेट्स इक्वलाइज होने चाहिए। नेपरा ने भी इसी बेसिस पे किया है।
इसी बेसिस पे किया है। नहीं, बात जबरदस्त की नहीं है ये। देखिए ना, हमें वही जो हालात हैं उसी के मुताबिक हमने करना है, वरना हम कोई एक सियासी हुकूमत होते हुए हम चाहेंगे कि हम आवाम को तकलीफ पहुंचाएं जिनसे जाके हमने वोट लेना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी तो कोशिश ये होगी कि अगर बाहर मुल्कों में 100 की है तो हमारे यहाँ 50 की हो। तो लेकिन ऐसे कुछ मसाइल होते हैं जिसको किसी ना किसी ने पे करना होता है। ये पूरा एक निज़ाम चलता है जिसमें कि यहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई। इसका मतलब जुमेरात को जो इजलास होना है उसमें इसमें फैसला हो जाएगा। अगर आप लोगों ने डिले किया है, जुमेरात को फैसला होगा इस पर? नहीं, देखिए, जुमेरात पे फैसला नहीं होगा। इसके बारे में कहा गया है, नेपरा से भी कहा गया है कि इसको इस जो प्रपोजल है इसमें पूरी हत्तल बसा कोशिश की जाए कि ये ना हो। लेकिन मैं जाती तौर पर कह रहा हूँ आपको कि ये टैरिफ ये नहीं है कि कराची से ज्यादा किया जा रहा है। कराची में अब तक जितना भी अरसा गुजर गया, साल गुजर गए हैं, इसमें कराची के लोगों से कम पैसे लिए जा रहे थे बनिस्बत पूरे पाकिस्तान के। इसको हमने रेगुलर करना है। ये एक प्रपोजल है। अब ये कब होता है, ये अगले थर्सडे को तो होने वाला नहीं है। अच्छा, ये कब होता है? आज MQ पर धरना दिया, फिर असद उमर साहब गए, उनको यकीन दहानियाँ कराई। उमर अयूब साहब तो असम्बली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि 2 साल से पहले ये मसला हल होने वाला नहीं है, 2 साल तक ये लोड शेडिंग रहेगी। बहरहाल ये जो खबरें चल रही हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से सालाना इंक्रीमेंट ख़त्म करने की, पेंशन ख़त्म करने की, इसकी ज़रा क्लैरिटी कर दें। बड़ी एक तशवीश है सरकारी मुलाजमीन में कि हुकूमत क्या कोई फ़ैसला, वाकई कोई ऐसी पॉलिसी बनाने जा रही है? नहीं, देखें, इस मुल्क में इस वक्त जो है तो ये एक बड़ी वबा फैली हुई है कोरोना वायरस के अलावा, और ये वबा फैलाने में अपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ है। वो ये है कि वो सोशल मीडिया पे या और जितने भी इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उससे एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है। ये हो ही नहीं सकता। हमने तो आज पेंशन फंड्स के कयाम की बात की है। चल रहा है कि जी पेंशन खत्म हो रही है। ये इंक्रीमेंट्स की तो मैं आज आपसे पहली दफा सुन रहा हूँ। यही सुन रही हूँ, बातें जो चल रही हैं ऑपोजिशन भले कर रही है। मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप क्लैरिटी दे दें, जो एक कंफ्यूजन है, तशवीश है, वो ना हो। कि देखिए, ना पेंशनें खत्म हो रही हैं, बल्कि उल्टा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनके लिए हज के लिए भी फंड बनना चाहिए और पेंशन फंड्स बनने चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ मुल्क में जो पेंशन है वो 500 अरब से ज्यादा की तो पेंशन है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि कागजों में तो होता है कि पेंशन काटी होती है लेकिन एक्चुअल नहीं होता। तो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि ये इस तरह होगा। और सेकेंडली इंक्रीमेंट्स वगैरह की बात, ये मैं आपसे आज पहली दफा, यानी अफवाहों के बावजूद, ये अफवाह मैंने नहीं सुनी थी जो मैंने आपको सुनी थी, लेकिन चैनल्स पे डिस्कस भी हुआ है, आपके PTI के नुमाइंदों ने। हाँ जी, बहरहाल अच्छा, शिबली फराज साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल हो गए हैं। उखाड़ पे छाड़ बहुत से इदारों में हुई है। आप देखिए पंजाब पुलिस में इस वक्त 4थे IG साहब काम कर रहे हैं, शुएब दस्तगीर साहब, फिर इस वक्त 3रे चीफ सेक्रेटरी साहब तैनात हैं, FBR में 4था चेयरमैन आप लोगों ने लगाया है। आप नहीं समझते कि इदारों में सरबराहान की बार बार तब्दीलियों से इदारों की कारकर्दगी मुतासिर होती है? और इस बात को आप बरमला इजहार वो भी कर चुके हैं, इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, मेरे प्रोग्राम में हफीज शेख साहब ने भी किया था। देखें, पहली बात तो ये है कि जो जिस केसेस की आप बात कर रही हैं जिसमें कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ चीफ सेक्रेटरीज या उनको तब्दील किया गया है, देखें हमने हमारी जो रिफॉर्म्स हैं उसका एक बुनियादी हिस्सा ये भी है कि ऑफिसर्स को 6 महीने की प्रोबेशन होगी। ही हैज टू प्रूव अपना काम कर सकता है या नहीं कर सकता, और ये उसको चेंज करना जो है तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इट्स फेयर। एक बंदा अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहा, ये जरूरी नहीं है कि वो इनकॉम्पिटेंट हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई किसी और वजह से हटाया गए, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा, ये जितने मसाइल आप जिक्र कर रही हैं, इसके लिए हमें एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से बड़े अरसे से, चूंकि इसमें भी कई प्रॉब्लम्स थे। अब आप कहेंगे ये तो होता है कि जब आप आज एक गलत बीज डालते हैं तो उसकी जो फसल है वो उसका तो इम्पैक्ट तो बड़े अरसे तक रहता है। हम इन सारी चीजों को वो कर रहे हैं, बेहतर करने की तरफ रवां दवा हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, उज़ैर बलोच की GI2 रिपोर्ट के मामले पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग जारी है। आज वफाकी काबीना के इजलास में भी उज़ैर बलोच की GI2 रिपोर्ट पर भी बहस हुई। मुल्क के तमाम हलकों में इस पर बहस जारी है, लेकिन इस सारे मामले के सबसे अहम किरदार जिनका नाम भी लिया जा रहा है, जिनको टारगेट भी किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो अभी तक खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी उनको टारगेट कर रही है, उन पर इल्ज़ामात लगा रही है, उन्हीं पर सारा मुद्दा डाला जा रहा है, लेकिन वो खुद खामोश क्यों हैं? इस खामोशी के पीछे वजह क्या है? लियारी अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच थे, जिनको मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। पीपल्स पार्टी अब इस ताल्लुक से इनकार कर रही है, लेकिन उस वक्त सिंध के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा खुलकर इसकी हिमायत भी करते थे और कहते थे कि अमन कमेटी वाले हमारे बच्चे हैं। अब सवाल यह है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ज़ाती हिमायत में अमन कमेटी के साथ थे या फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पर। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी की गई GI2 रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा का नाम नहीं है, लेकिन उज़ैर बलोच के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत और रहनुमाओं की तस्वीर मौजूद है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से इस ताल्लुक से बरी ज़िम्मा हो सकती है, जबकि निसार मोराई की GI2 रिपोर्ट में भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात के ऊपर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से अभी तक कोई डायरेक्टली उनकी जानिब से कोई रिएक्शन, कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। सवाल यह है कि अगर उज़ैर बलोच को सज़ा होनी चाहिए तो क्या उसके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर क्या लाए अमल, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने। GDA से इनका ताल्लुक है, इस वक्त हुकूमत के ये एलाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, पिछले एक हफ्ते से बड़ी बहस हो रही है, कौन सी GI2 रिपोर्ट ठीक है, कौन सी गलत है, लेकिन एक वो कहते हैं ना, तशवीश सी होती है कि जिस शख्स पर डायरेक्टली इल्ज़ामात लग रहे हों, उस शख्स की तरफ से ना तो TV चैनल्स पर कोई रिएक्शन आ रहा है, ना वो किसी TV टॉक शो में आ रहे हैं। आपकी जानिब से ज़रूर बातें सामने आ रही हैं, बयानात सामने आ रहे हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा डायरेक्टली इस पर क्यों बात नहीं कर रहे अभी तक? जी, एक तो आपने इतनी लंबी तंबी बांधी है, तो मुझे ये है कि अगर हम देखिए कि जैसे जजमेंट सुना दी हो। देखिए डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, मैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि वो कोर्ट में जब मैटर जाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि अगर दो चीज़ें आ गई हैं तो उसके हवाले से जो भी एक है कि कौन सी सही है, क्या है, इस किस्म की बातें आ रही हैं। और निहायत अफसोस की बात है कि जिस JIT में जो सिंध गवर्नमेंट ने जमा कराई है या रिलीज की है अवाम के लिए, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल वो रहे हैं जिन्होंने जो JIT रिलीज की है उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर डॉक्टर साहब का नाम क्यों लिया जा रहा है? तो यकीनन इस पे सियासत हो रही है, और यही सियासत थी कि जिसको उन्होंने हमेशा एक स्केपगोट बनाने के लिए और ये बात इस तरीके से प्रेजेंट की है। इसके अलावा ठीक है, अली जैदी ने एक दूसरी JIT लेकर आए हैं और वो उनका भी क्लेम यही है कि वो जेन्युइन है, और जिसमें का बहुत संगीन इल्ज़ामात तो मैं सुनना भी चाहूँगी। और मैं ये चाहूँगी कि जब आप एक को आइसोलेट करके और अगर उसमें बात करेंगे तो फिर वो गलत जाएगा। अगर तो वो JIT सही है तो सिर्फ उसमें जिन पे एक्चुअली मेरा ख्याल है कि संगीन इल्ज़ामात हैं उनका नाम आप नहीं ले रही हैं, जिनके हकीकत में जिन पे संगीन इल्ज़ामात हैं, जिन्होंने उज़ैर के कहने पे अगर कोई पोस्टिंग्स की, या जिन्होंने उज़ैर के कहने पे फिशरीज में लोग लगाए, जो घरों पे मिलने गए, जो CM सिंध उनसे मिलने गए, जिनके कहने पे उन्होंने MNA MPA लगाए, तो मेरा ये ख्याल है कि संगीन इल्जामात तो वो है, तो अच्छी बात है कोर्ट में आए, सबूत आए। आज कैबिनेट मीटिंग में भी इस पर कोई बात हुई? कैबिनेट मीटिंग में इस हवाले से क्या बात हुई है? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अली जैदी साहब को सपोर्ट करें सब मिलके? जो भी अली जैदी साहब भी जो कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर की शय पर, उनकी हिमायत पर कर रहे हैं कि ठीक है जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो? देखिए
اب دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے جو کیبنٹ کے اندر کی باتیں وہ تو میں یہاں اس طرح نہیں بول سکتی، لیکن یقیناً انہوں نے تفصیل اس کی شیئر کی اور اسی پہ ہی وہ آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جو اگر انہوں نے کیا ہے اور یہ لے کر آئے ہیں اور اس پہ تو یقیناً گورنمنٹ کا اس میں ان کو چھوڑیں گے اس طرح، اگر ایک سالڈ وہ پروف کے ساتھ آ رہے ہیں کوئی چیزیں لا رہے ہیں تو اس حوالے سے اس پہ بات ہوئی اور سب نے فیل کیا کہ ٹھیک ہے اگر کورٹ میں لے کے جانا ہے تو پھر کورٹ میں لے جائیے۔ جو قتل و غارت ہوئی، جو ان کے پاس اسلحہ تھا، کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ لائسنس ان لوگوں نے جاری کیے، اور ویسے بھی ذوالفقار مرزا صاحب کا وہ ویڈیو کلپ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ لائسنس شادی پہ چلانے کے لیے دیے ہیں، تو اسے کیا پھر سمجھا جائے، کیا انٹرپریٹ کیا جائے کہ کیوں وہ ذوالفقار مرزا صاحب نے ایسی بات کی، بھئی شادی پہ چلانے کے لیے رکھے ہوئے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب کیونکہ میں چاہ رہی ہوں اگر سوال چھوٹا ہو تو میں آرام سے جواب دے دوں، کیونکہ یہ جو دیکھیں لائسنس انہوں نے کہا لائسنس دفاع کے لیے، جب آپ کے پاس لائسنس ویپن ہوتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے نا، آپ شادی بیاہ ابھی اس وقت تو بین ہے، کون سے شادی بیاہ پہ آپ کو اجازت ہے چلانے کی، تو وہ یہی چیزیں کہہ رہے تھے نا کہ کوئی شادی بیاہ پہ اپنے دفاع کے لیے ہوگا کہ ان کے دفاع کے کریں گے، اگر آپ بار بار ان کے پورے جملہ دیکھیں اور پورا سنیں، اور یہ گینگ وار تو پورا میں ٹرف وار تھی نا پورا کراچی میں، صرف لیاری میں تو نہیں تھی نا، جب میں نے اتنے واقعے آپ کو گنوا دیے کہ بھائی اگر کٹی پہاڑی، اورنگی یا ادھر سراب گوٹ، یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھیں تو یہ تو ان کے آنے سے پہلے بھی تھی، کیا پہلے نہیں؟ دیکھیں بات بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جس طرح کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، پنجابیوں کو مارا جاتا تھا، اردو سپیکنگ کو مارا جاتا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کی ساری کی ذمہ داری ذوالفقار مرزا صاحب کی نہیں ہے۔ بات میں یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی، اب میں یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ماں پر سارا کچھ تھا، پیپلز پارٹی اس کی سب کی ذمہ دار ہے، کیا تھا؟ اب میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں کیا تھا؟ اگر دیکھیں نا آپ تو پیچھے چلی جائیے، یہ تو آگ جو کراچی میں لگائیے یہ تو 80 کی دہائی سے لگی ہوئی ہے، بالکل جو جس طرح یہ ایتھنک اور ریلیجیس ڈویژنز اور یہ گروپ پیدا کیے گئے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، جو بھی تھا یہ تو اس وقت سے چلے آ رہے ہیں نا سلسلے، تو آپ یہ کہ ابھی کوئی انریسٹ ہوا، ابھی کوئی وہ ہوا، تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اگر آپ کیوں جنرل بابر نے آپریشن کیا تھا، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں آپریشن ہوئے، تو کیوں ہو رہے تھے؟ اگر کیا اس وقت سٹیبلائز تھا؟ دیکھیں ایک بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ وہ ہو رہا تھا، اور جس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کبھی کسی نے اگر اس طرح لاؤڈلی نہیں بولا تو انہوں نے بولا، لیکن ایک جگہ کو آپ ایک ایریا کو کنفائن کریں، اس کے بجائے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پورے کراچی کا اس سے پہلے بھی یہی حال تھا، اس کے بعد بھی یہی حال تھا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب کے ریزائن کرنے کے بعد ہی تو بلدیہ فیکٹری کا جو واقعہ ہوا، 280 کے قریب جو بھی لوگ شہید، جو بھی وہاں زندہ جلا دیے گئے، اس کے علاوہ آپ اٹھا کے دیکھیں نا پوری وہ، آپ ارشد پپو کا قتل کب ہوا ہے، بابا لاڈلا کا قتل کب ہوا، یہ تو ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد ہوئی ہیں باتیں۔ تو اس طرح یہ ڈاکٹر صاحب کا اگر جو بھی تھا وہ 2011 کے ارلی میں، جی، اور یہ سارے واقعات اس کے بعد کے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ارشد پپو کا قتل، بابا لاڈلا، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جی، ہر ایک کو اپنے ٹینیور کا جواب دینا ہوگا، جس دور میں یہ نہیں، بالکل صحیح ہے، جس دور میں یہ باتیں ہوئی اس ہوم منسٹر کی بات کیوں نہیں ہو رہی، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ تو آخر ایک ریئلسٹکلی ایک آپ جائیں، اسی لیے میں بھی سمجھتی ہوں اگر کورٹوں میں باتیں جائیں گی، یہ سب انویسٹیگیشن ہوگی نا، جی آئی ٹی رپورٹ پر آپ سمجھتی ہیں سیاست ہو رہی ہے، تو آپ سمجھیں اب ایک سیاست چمک رہی ہے اس پر، پی ٹی آئی آتی ہے، وہ پریس کانفرنس کرنا شروع ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی جواب میں 4 الزامات زیادہ لگا دیتی ہے، آپ سمجھیں اب اس مسئلے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سیاست تو یقیناً ہو رہی ہے، وہ تو اپنی جگہ بالکل ہے، لیکن جو اس میں بہت ضروری ہے
کہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے، اور جو حقیقی کیا ہم اصلی مجرموں کو یا جو بھی ہے چیز، صرف کیا ہم اس کے پیچھے تو نہیں چھپ رہے ہیں کہ ہم بس کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک زور سے آواز میں کہہ دیا، کیونکہ انسان زور سے تب بولتا ہے جب اس کی آواز سنی نہ جا رہی ہو، چیخ کے تب بولا جاتا ہے، اور وہ سنانا چاہ رہے تھے آواز۔ کیوں اس وقت حکومت کا جو محور ہے وہ سندھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان پر تنقید ہے، باقی بھی صوبے ہیں، باقی صوبوں کے بھی وزرائے اعلیٰ ہیں، وفاق کی طرف سے، وفاق کے کسی نمائندے کی طرف سے، کسی وزیر کی طرف سے کسی اور صوبے کو یا اس کے وزیر اعلیٰ کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں کیا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ 13 سال سے جو کر رہے ہیں اور جو اس وقت بھی سندھ میں ہو رہا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح کہ کیسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں سب سے زیادہ اگر آپ اندر ایک بات کریں، باہر جا کے کوئی اور بات کریں، تو اس کی وجہ سے ایشو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ٹارگٹ کیسے کیا جا رہا ہے، کیسے حکومت ٹارگٹ کی وہ اس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نہ ہوا، میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، ریسنٹلی آپ کرونا کی مثال لے لیں، ہر صوبے میں کرونا کیسز تھے، لیکن وفاق نے، وزیروں نے سندھ میں کرونا کا ذمہ دار ٹھہرایا سندھ کے وزیر اعلیٰ کو اور کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے کرونا پھیلا، انہوں نے اقدامات نہیں کیے۔ یہ تو پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں یہ چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بڑے معاملات دیکھ لیں، ہر چیز میں جو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف وفاق تنقید کرتا ہے، سندھ جواب میں 4 الزامات زیادہ لگاتا ہے۔ جی دیکھیں، آپ پہلی چیز تو جو NCOC بنی اور اس میں کیا چیف منسٹر سندھ کی نمائندگی ہے؟ بالکل ہے، وہاں موجود ہیں۔ اچھی بات ہوتی، میں خود اس بات کی وہ ہوں کہ CCI میں پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن چلیے، کیونکہ وہاں پہ کیونکہ ایک ایسی چیز تھی، ایسی وبا تھی کہ جس کو انہوں نے ایڈریس کرنے کے لیے کہ وہاں NDMA کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ CCI میں تو صرف ممبرز اٹینڈ کر سکتے ہیں، تو اور بھی کیا ہم نے جن کو انہیں انوائٹ کرنا تھا انہیں انوائٹ بھی کر سکتے تھے، اور ظاہر ہے کہ آرمی کا بھی اس میں انوالو ہونا تھا، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے NCOC کے انڈر کیا۔ سندھ کہ جو چیف منسٹر تھے وہ وہاں اس میں موجود تھے۔ اب بات اتنی ہے کہ وبا کے لیے کہ آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوگی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے پالیسی پہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سندھ حکومت نے یہ باتیں شروع کی اور اس کے اوپر وہ کرنا شروع کر دی کہ ایک سیاست کہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو لاک ڈاؤن کے لیے کسی نے نہیں روکا، انہوں نے صوبوں کو پابند اس طرح نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہر صوبہ اپنے حالات دیکھتے ہوئے ایک پالیسی کو دیکھ لے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے روکا تو نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے بار بار نعرہ تو مارا کہ ہم لاک ڈاؤن، دیکھیں میرا تعلق سندھ سے ہے، میں کراچی میں نے تو لاک ڈاؤن وہاں نہیں دیکھا، میرے حلقے میں بدین میں آپ چل کے اگر کسی سے پوچھ لیجئے کیا وہاں کوئی لاک ڈاؤن امپلیمنٹ ہو رہا تھا؟ تو صرف زبانی خرچ کہنا کہ لاک ڈاؤن اور اس کے ساتھ، اور لاک ڈاؤن کے ساتھ آپ کو امیجیٹلی ایک پورے وہ سٹیپس بتانے چاہیے تھے، وہ ریلیف کے سسٹمز اسٹیبلش کرنے چاہیے تھے، وہ میکنزمز دینے چاہیے تھے کہ جی دیکھیں یہ 10 دن کا ہوگا، 10 دن جب یہ لاک ڈاؤن ہوگا ہم ڈیلی ویجز کو یہ دیں گے، ہم ان غریب لوگوں کو جن کا روزگار روز کے حساب سے کہ ان کو ہم یہ اس طرح ایڈریس کریں گے، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی سسٹم نہیں دیا آپ نے۔ اس سے ظاہر ہے کہ لوگ ریلکٹنٹلی اس کو آبزرو کر رہے تھے، ریلکٹنٹلی کسی نے امپلیمنٹ کیا، اور کہہ تو رہی ہوں کہ آپ کہیں کچھ ٹی وی پہ آ کے ایک ورژن ہو لیکن پریکٹیکلی سرزمین پہ وہ چیزیں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ میں پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب، 18ویں ترمیم کے حوالے سے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے، 18ویں ترمیم جب بنی آپ سپیکر تھی، انفیکٹ وہ کمیٹی بھی آپ نے بنائی تھی، آج بہت سارے معاملات پر اگر فیڈرل وفاق بات کرنا چاہے صوبے سے کسی بھی معاملے پر تو 18ویں ترمیم کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، اور وہ کہا جاتا ہے جی صوبوں میں آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ اب جب صوبے 18ویں ترمیم کے بعد با اختیار ہو گئے ہیں، معاملات صوبوں کے سپرد ہو گئے ہیں، تو وفاق کا کوئی حق نہیں بنتا کہ صوبوں میں مداخلت کرے۔ 18ویں ترمیم میں نظر ثانی کی بات ہو، کوئی چینجنگ کی بات ہو، یہ پیپلز پارٹی کو پسینے کیوں آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیوں بات نہیں ہو سکتی 18ویں ترمیم میں
کیونکہ وزیر اعظم پچھلے دنوں جب کراچی میں تھے انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں عجلت میں کر دی گئیں, اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں اور کانسٹیٹیوشن میں بالکل طریقہ کار موجود ہیں. میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ صوبے امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. میرا اعتراض اگر آپ جاننا چاہتی ہیں تو وہ 18ویں ترمیم کو انہوں نے کبھی امپلیمنٹ کیا ہی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف نعرے مار رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد کیا لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے تھا؟ کیا 18ویں ترمیم, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے؟ اور کیوں ریلیف نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ انہوں نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. اور جو چیزیں ہیں میں وہ آرٹیکلز بتا سکتی ہوں. دیکھیں, میں نے جس وقت یہ آئی, میں نے بالکل اس وقت کی حکومت نے مجھے انڈیپینڈنٹلی وہ کیا کہ آپ کمیٹی بنائیے. میں نے بڑا سوچنے کے بعد اور پورے اپنی انڈیپینڈنس اور بہت سے مشوروں کے بعد میں نے وکیلوں کو کیا, ریٹائرڈ ججز کو کیا, جرنلسٹ کو کیا, میڈیا سول سوسائٹی کو کیا, سب کو بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں اگر ہم بلوچستان کو سب سے زیادہ اس میں نمائندگی اس طریقے سے ہم لائیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز آج ان کی اگر ایک ممبر کی بھی ہے تو میں اس کو شامل کروں. میں نے وہ کمیٹی بنائی اور میری یہی امید تھی کہ بھئی یا تو آپ ریسٹور کر لیں, 1973 کا کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہونا چاہیے, اگر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے پروونشل اٹانومی. پروونشل اٹانومی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی آپ فیڈریشن ہے, آپ کانفیڈریشن نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ کوئی کسی کا اختیار ہی نہیں ہے. بھئی آپ نے مل کے چلنا ہے پاکستان میں, آپ نے کوآپریٹو فیڈرلزم کے تحت کام کرنا ہے. نہیں تو کتنے ایسے آرٹیکلز ہیں کہ وہ کیسے امپلیمنٹ ہوں گے؟ آپ نے کیوں پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیا؟ آپ نے کیوں 140A جو لوکل گورنمنٹ میں جس میں وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی آپ نے گراس روٹ تک آپ نے لوکل گورنمنٹس کو یہ پاس آن کرنا ہے, کیا آپ نے اکنامکلی, فائنینشلی, پولیٹیکلی ان کے ہاتھ میں کنٹرول دیے؟ آپ نے کبھی بھی لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کیا. آپ نے کبھی پروونشل فائنانس کمیشن کو نہیں دیا. دیکھیں ہمارے پرنسپلز جو ہیں آف پالیسی جو ہیں اس میں اکنامک آپ جسٹس کی بات کرتے ہیں, آپ سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں, کیا اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ میں پلیز ساری میڈیا کو آپ کے چینل کے تھرو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ سندھ کے حوالے سے بہت ایک بائسڈ اوپینین رکھتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ سندھ میں آئیں اور وہ سندھ میں آ کے ایک ایک ڈسٹرکٹ اور ہمارے حلقوں میں آئیں, آ کے دیکھیں کہ کیا کس طریقے سے وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کیوں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور وہ پاس آن نہیں ہو رہی. 18ویں ترمیم کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا میرے ساتھ تھی, وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ہمارے پروگرام کا آج کا ایڈیٹوریل وہ آپ سے شیئر کریں. ناظرین, بھارت کو خطے میں ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کے خواب دیکھنے والا بھارت اب خود خطے میں تنہا ہو کر رہ گیا ہے. بھارت کا چین کے ساتھ سرحدی تنازع چل رہا ہے, نیپال اور بھارت میں بھی کشیدگی ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات پہلے ہی خراب تھے, افغانستان میں افغان امن معاملے پر بھارت بالکل آؤٹ رہا, جبکہ اب ایران نے بھی بھارت کو چابہار ریل پروجیکٹ سے الگ کر کے اپنے طور پر ریل لائن کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا ہے. بھارت اور ایران کے درمیان 4 سال پہلے یہ معاہدہ اس وقت طے پایا تھا جب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تہران کا دورہ کیا تھا. اس معاہدے کے تحت افغانستان کی سرحد کے ساتھ چابہار سے زاہدان تک ریلوے لائن کی تعمیر ہونا تھی, لیکن اب تک بھارت نہ تو اس منصوبے کا آغاز کر سکا اور نہ ہی اس کے لیے فنڈز جاری کر سکا ہے. اور اب ایرانی حکام کے مطابق پورا پروجیکٹ مارچ 2022 تک مکمل ہوگا اور ایران اس ریلوے لائن کو بھارت کے بغیر ہی مکمل کرے گا. ایران کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چین نے ایران کے ساتھ $400 ارب کی 25 سالہ اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے سے بھارت کے ایران میں منصوبوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, جس سے بھارت کو معاشی طور پر تو بڑا دھچکا پہنچے گا, جبکہ ساتھ ہی بھارت کا غرور بھی خاک میں مل جائے گا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.